हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और कल की वीडियो में मैंने छोड़ा था इसी पे। तो एक बार इसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा अच्छे से मुझे लगा ऐसा कि जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे लगा कि थोड़ा सा और समझा देना चाहिए इस बारे में। तो मैं इस बारे में थोड़ा सा और समझाऊंगी इस टॉपिक के बारे में। और इतना कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही ज़्यादा फॉर्मेटिक तरीके से, बहुत सिंपल लाइन में समझाऊंगी ताकि समझ में आ जाए। और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम जो नेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया है आपका। नेक्स्ट है ना, दो प्रणालियां थी तो नेक्स्ट ये वाली। पहले इस पर थोड़ा सा ये वाला और समझ लेते हैं कि क्या है। बहुत ही एक तो जो सबसे आगे वही जीते, सिंपल। बहु बहु मतलब ज्यादा, ठीक है। तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो ही जीतेगा। वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल। तो यही है, जो सबसे ज्यादा है उसी को वोट मिलेंगे। और बहुत सिंपल होगा। क्या सिंपल होगा? वोटर होंगे, ठीक है। जो वोट देंगे, वोटर और कैंडिडेट, इतना सिंपल रिलेशन है, ठीक है। कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट और वोटर होंगे, दो लोग होंगे, वोटर और कैंडिडेट। ज्यादा तामझाम नहीं है इसमें, थोड़ी सिंपल प्रक्रिया, इसीलिए हमने अपनाया इसे, ठीक है। और किस तरह से? जैसे जैसे कि टोटल 100 वोट हैं, टोटल 100 वोट हैं। और कौन कौन है इसमें? ए, बी और सी और डी, ठीक है। ये कौन है? कांग्रेस, भाजपा, आप या समथिंग, ठीक है। इनमें से आप कुछ भी मान लो, वो ही है। तो इसको इसको 25 वोट मिले, इसको 24, इसको 27 और इसको 20 या 22, जितने भी। तो 100 में से जिसको 27 वोट मिले हैं वो कौन हो गया? विन हो गया, जीत गया वो, है ना। तो ऐसे ही बस इसकी कमी यही है कि आपको दिख ही रहा होगा कि सिर्फ 100 में से 27 लोगों ने इसको पसंद किया है और वो जीत गया, है ना। बल्कि इतना ज्यादा अंतर गैप नहीं है इन सब में भी, तो ये जीत गया। वेरी सिंपल, बस यही है। और ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में यूज होता है हमारे। और ये इसकी वो है, ठीक है। तो इतना सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ये समझेंगे। अब इसी को बस समझाना था मुझे, इतना सिंपल से को, कि इस तरह से है। थोड़ा सा ठीक है। अब आपकी बुक में परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है, सीटों के हिसाब से दिया हुआ है, तो थोड़ा टफ है वो। फिर भी जैसे सीट होती है हमारे यहाँ, सीट के ऊपर सारी कहानी है, सारा गेम है, ठीक है। हमारे यहाँ सीट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिसके पास सीटें हैं ज्यादा, वो जिसने ज्यादा सीटें जीती हैं वो ज्यादा वो कर लेगा, है ना। तो हमारे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है ना। मैंने भारत का मैप बना के दिखाया था आपको। तो जैसे यहाँ पे कुछ सीटें हैं, यहाँ पे कई कैंडिडेट खड़े हैं, बट एक ही जीता है ना यहाँ से, हम एक ही को तो चुन रहे हैं। तो यहाँ से जो सबसे पहले जिस पार्टी ने यहाँ पे जो जीत गया वो उसकी होगी। तो ऐसे ही परसेंटेज में जो ज्यादा आगे चलता चला गया उसकी उसकी ही वो हो जाती है, जीत हो जाती है। तो बस परसेंटेज के हिसाब से तो ऐसा है ना। इसमें से जो कितनी सीटें लिया है, 272 सीटें लिया है लगभग, वो उसकी क्या बन गई? सरकार बन जाती है। तो बहुत सिंपल है। जो सबसे ज्यादा वो लिया है, क्या लिया है? सीट लिया है, वो उसकी परसेंटेज के हिसाब से फिर उसे देख लेते हैं, उसको सीटें अलॉट हो जाती हैं। ये है, ठीक है। बहुलवादी हो, जो सबसे आगे वो जीता। अरे ठीक है, से तक आ जाओगे भी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है, मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये क्यों चुना, ठीक है। इसमें आपके किसी मतलब बुक में ही बताया गया कि हमने ये क्यों चुना और हमने और दूसरा क्यों नहीं चुना या कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक, इस बार मैंने खुद अपना बोर्ड लिखा है, पिछली बार किसी और से लिखा आया था। जैसे
घर में होते हैं ना, बहुत मजा आ जाता है जैसे लोगों को कि हम भी लिखेंगे बोर्ड पे, हम आपको बोर्ड तैयार करेंगे, ऐसे होते हैं जो बच्चे। तो उन्होंने लिखा, फिर मैंने कहा ठीक है चलो लिख दो यार, कोई नहीं, शौक पूरा कर लो अपना। एंड मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, और फिर पता लगा कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है अधिकार की, छोटे की मात्रा की जगह बड़े की मात्रा लग गई। अब मुझे बिल्कुल ही पता लगा, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, और मैंने जब मेरी सब कुछ हो गया, मैंने वीडियो देखी अपनी, एंड क्या ये क्या है। अब मैं ठीक है क्या कर सकते हैं, अब बच्चे की गलती है तो है, बच्चे की गलती थी एक्चुअली, मेरी गलती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हम बच्चे गलती नहीं बोल सकते उसे। हाँ, प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व हमारा इस प्रणाली का नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ओके, अगर कुछ भी समझ नहीं आता ना तो मैं साथ साथ बोलती चलती हूँ, और अपनी बुक खोल के हमेशा बैठा करो। अपनी बुक ऐसे नहीं बस हाथ में वीडियो है रजाई के अंदर, है ना, पता नहीं आप कौन से स्टेट से पढ़ रहे हो, बट भाई दिल्ली में तो सर्दियाँ पड़ रही हैं, ठीक है ना। तो हाँ, तो अपना बुक खोल के उसे देख के, मैंने तो पहले ये भी कहा था कि क्या किया करो, उसे एक बार पढ़ लिया करो ताकि इजी हो जाए समझने में क्या करवा रही हो। बट कोई बात नहीं, बस मगर बुक जरूर साथ रखा करो अपने, ठीक है। तो यही है, मैंने पहले भी कहा था कि इजराइल का एग्जाम्पल लेंगे। इजराइल में इस व्यवस्था को, इस प्रणाली को अपनाया गया है। इनफैक्ट आपके पूरे इस पे ऑरेंज दिया भी है। तो इजराइल और अर्जेंटीना, सॉरी नीदरलैंड में ये है, अर्जेंटीना में डिफरेंट, नीदरलैंड में ये है। तो इस प्रणाली को क्या क्या है, इसमें क्या होता है वरीयता के आधार पे कैसे, तो मैं बता देती हूँ। इसमें प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दी जाती हैं जिस हिसाब से, मतलब जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिला है। जैसे जो वोट है और सीट है ये सेम होंगे, इनमें अंतर नहीं, जितने इतने वोट मिले उतनी सीटें मिलेंगी। निर्वाचन पूरे देश को हम जैसे अलग अलग उसमें बांटा है ना हमने, वो पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा है उनका। तो सूर्य क्या करते हैं, वो उसी अनुपात में वोटों में हिस्सा प्राप्त होता है, ठीक है। प्रत्येक पार्टी चुनावों से पूर्व अपने प्रत्याशी की एक प्राथमिकता सूची जारी करते हैं। जो भी क्या होते हैं, जो भी प्रत्याशी चुने जाएंगे उनकी एक प्राथमिकता सूची जारी की जाती है, और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेते हैं, ठीक है। जिन्हें सीटों का कोटा उसी पार्टी को दिया जाता है। तो उसी आधार पे, सीटों के आधार पे उन्हें वोट के आधार पे सीट, ठीक है, जितना उन्हें मिला है, ठीक है। तो चुनावों की इस व्यवस्था को ही हम समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिले हैं, है ना, ये मैंने बता दिया। उतने ही प्रतिशत सीट मिलेगी जितने प्रतिशत उसे वोट मिले हैं, है ना। थोड़ा सा और इसको जानते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ देशों में दो प्रकार के हैं, जैसे कुछ देशों में, इजराइल और नीदरलैंड में, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मानकर प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात से सीटें दी जाती हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है इसका जो अर्जेंटीना और पुर्तगाल में है। अब मैं एक चीज और बोलूंगी कि मैप में आप प्लीज देख लेना कि इजराइल कहाँ पर है। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, जो हमारी सुरक्षा की तकनीक है उसमें हमारी बहुत हेल्प करती है, अमेरिका की सुरक्षा तकनीक में बहुत हेल्प करती है। इनफैक्ट वर्ल्ड में सुरक्षा की तकनीक में जो उसका नाम है वो कहीं नहीं है, चाहे बम बनाना हो, चाहे बाउंड्री की चारों तरफ ऐसी सील लगवानी हो कि कोई से पार नहीं कर सकता, कुछ भी, मतलब सुरक्षा के उसमें ना उसने अपने झंडे गाड़ रखे हैं, मतलब उसके आगे अमेरिका भी झुकता है। कैन इमेजिन कि अमेरिका किसी के आगे इस तकनीक में झुक रहा है, तकनीक में से ऊपर वो है, बट इजराइल सुरक्षा की तकनीक से कोई नहीं है। तो प्लीज़ उसे देख लेना, और बहुत जागरूक एक मतलब राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ देख लेना इजराइल कहाँ पर है, अर्जेंटीना कहाँ पर है, पुर्तगाल कहाँ पर है। अर्जेंटीना और पुर्तगाल पास में देखने लगेगी।
ठीक है, तो देख लेना। अगर आप क्या कहते हैं 11th 12th में देखोगे तो 12th में तो इनफैक्ट आपकी बुक के पीछे ही वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, तो थोड़ा इजी है, बट कोई बात नहीं, आप प्लीज़ इसे देख लेना कहाँ पर है मैप में। मैं बहुत मतलब जोर दे के बोल रही हूँ वाली चीज़, ठीक है। अब अभी तो तुम्हें नहीं लग रहा होगा, बट काम आएगा ये, मतलब ज़्यादा काम आएगा, और तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम कैसे नंबर तुम्हारे इतने ज़्यादा आ गए, क्योंकि तुमने 11th में गहरी मेहनत कर ली है ना। तो ठीक है, तो अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है जहां पूर्ण देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। किसी में पूरे देश को एक में बांटा जाता है, किसी में बहु में बांटा जाता है, जैसे हमारे देश में तो बहु में ही है। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे है, प्रत्याशियों की एक सूची जारी की जाती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों के चुनाव उस निर्वाचन क्षेत्र से किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्राथमिकता के आधार पे वोट मिलते हैं। प्राथमिकता जैसे प्राथमिकता कैसे होती है कि प्राथमिकता के बारे में मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में, मुझे ये कैंडिडेट ज़्यादा पसंद आया, मैंने विशु दीपू ऐसे नाम लिखे थे ना, आशु विशु और वी दीपू। तो ऐसे ही जब हमें लग रहा है कि इसको सबसे कम नंबर मिल रहे हैं, जैसे 4 उसको 4 मिल रहे हैं, तो इसको हटा के हम यही वोट और लोगों को दे देते हैं, जो 1 2 3 4 कैंडिडेट खड़े हैं, और मान लो इस कैंडिडेट को सबसे कम नंबर मिले हैं, ये माइनस में जा रहा है, बट इसको 1 2 ऐसे वोट मिल रहे हैं, तो यही इनको पास कर दिए जाते हैं, यही वोट फिर इनका निर्णय होता है। फिर ऐसे ही और फिर इसका देखेंगे, जो भी इसमें कम आ रहा है, ये माइनस में जा रहा है, तो फिर ये वोट इनको, फिर इन दोनों में, फिर ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे है, इसलिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट है, हमारे देश में समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव में यूज किया जाता है, सीमित है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों में। विधान परिषद सब जगह नहीं होती, ठीक है, परिषदों के चुनावों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इनफैक्ट एंड में लिखा है जटिल स्वरूप प्रस्तावित किया गया है, मतलब थोड़ा डिटेल मांगा गया है इस प्रक्रिया को, है ना। नेक्स्ट पेज पे आपकी क्या दिए गए हैं, सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत, जो मैंने पहले कहा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इन दोनों में अंतर किया गया है। तो अंतर क्या है इसका, अंतर बहुत सिंपल है कि ये क्या है, देखो संपूर्ण देश में छोटे छोटे भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है, ये बताइए हमारे 153 है, उसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कह सकते हैं। इसमें भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, पूर्ण देश को एक निर्वाचन में गिना जाता है, ठीक है, एक ये अंतर हो गया। सेकंड है, हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि उठता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक निर्वाचन क्षेत्र से अनेक प्रतिनिधि उठते हैं, ठीक है। हमारे में एक निर्वाचन क्षेत्र से सिर्फ एक ही कैंडिडेट जीतेगा, उससे बहुत सारे हैं पर जीतेगा एक ही, बट इसमें ऐसा नहीं है। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, मतदाता राजनीतिक पार्टी को वोट देता है, हम पार्टी को वोट देते हैं, जैसे इसमें समानुपातिक प्रतिनिधि में राजनीतिक पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम, मतलब इसमें ये नहीं है कि आपको 50 से अधिक ही नंबर लेके आने, जितने भी कैंडिडेट हैं आपको सबसे ज्यादा वोट मिले आप जीत गए, भले ही पॉइंट से जीते हो, है ना, एक नंबर से जीते हो तो बस आप ही जीतोगे, चाहे कुछ भी हो। 27 वाला जीत गया था जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो जीत गया था, बल्कि देख रहे हैं कि 25 24 ज़्यादा अंतर नहीं है, बट जीता वही क्योंकि उसका 2 नंबर ज़्यादा है उसके, ऐसे, है ना। तो यही, बट इसमें ऐसा होता है कि इसमें कुछ नंबर लाने होते हैं, है ना। और ये उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम, यूके मतलब ब्रिटेन में, और भारत में ये वाला उदाहरण है इजराइल और नीदरलैंड में। तो ये है। नेक्स्ट है जो राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली किस तरह से, इसमें क्या होता है, कैसी होती है। तो इसमें एक आपको क्या दिख रहा होगा, एक फॉर्मूला टाइप दिख रहा होगा, ठीक है, वो फॉर्मूला समझा देती हूँ। वरीयता के आधार पे होते हैं, जो मैंने अभी समझाया उसके आधार पे मैंने समझ लिया है। ये फॉर्मूला समझ लो कि क्या करता है, ये कैसे कैसे यूज होता है। जैसे
हम्म, क्या दिया गया है? कुल मतदाता ये तो सेव हो रहा है। कुल मतदाता कुल विजयी उम्मीदवार, कुल विजयी उम्मीदवार +1 एंड देन +1। ठीक है। अब उदाहरण के लिए क्या दिया गया? राजस्थान में एग्जाम्पल दिया गया जिसमें 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों का चुनाव। ठीक है। कुल विजयी उम्मीदवार कितने हैं? वो 4 सदस्य हैं। कुल मतदाता 200 है +1। ठीक है, +1। ये कितने हो गए? है ना? या प्लस कर लेते हैं पहले। 200 5 40 40 +1 41। तो कितने वोट चाहिए? 41। तो वोटों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे निकाल लेते हैं कि कौन कैसे विजयी होगा। ये 4 उम्मीदवार हैं। एक कैंडिडेट को 41 जिसको मिल जाएंगे, प्लस में मिल जाएंगे तो और है, बट मिनिमम इतने तो मिलने चाहिए। अगर इतने नहीं मिले तो वो रेस से बाहर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से है, बहुत सिंपल है, वरीयता के आधार पर है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक वोट की जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई? बहुत लंबा दिया हुआ है ये चीज, और आपको ये लंबी पढ़नी चाहिए ताकि आपको उसको समझ में आए। मैं इसकी टॉपिक बता देती हूँ, पॉइंट्स बता देती हूँ कि भाई हमने ये क्यों चुना, हमारे लिए ये क्यों चुनने पड़ा, या जो भी है। भले इसकी बहुत क्या होती है, नेगेटिव होती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को ही वोट करने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि उनके अंदर वो समझ होती है। दूसरे बोलते हैं कि इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, हारने वाले और जीतने वाले के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बट 1 नंबर से वो जीत जाता है। ये कितना नाइंसाफ है कि इतनी बड़ी जनसंख्या ने उसे नहीं समझा सही उम्मीदवार, फिर भी वो जीत गया, है ना। तो ऐसे दोबारा वोट होने चाहिए, री वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, इतने गैप में अगर इतने, तो इस तरह से बात बोली जाती है। तो हमें ये समझना है कि हमने ये क्यों अपनाया और उस कंडीशन में हमें क्यों अपनाना पड़ा। देखो फर्स्ट और बहुत सिंपल बात है कि ये क्या है, जटिल नहीं है। जैसे हमने अभी समानुपातिक प्रणाली को देखा, वो कितना टफ लग रहा होगा आपको, अगर देखने में पता लग रहा है तो कितना टफ लग रहा होगा कि समझने में भी। फॉर्मूला भी है उसका, है ना कि बताओ यार, फॉर्मूला भी है उसका, एक प्रणाली का, बट कोई भी, है ना। तो मतलब बता रही हूँ कि जटिल क्यों लग रहा है, वैसे जटिल है नहीं। ठीक है। तो क्या है कि ये बहुत ही सिंपल है, जटिल नहीं है, ये वेरी सिंपल है ना। तो आसान है, जटिल नहीं है ना। समझना आसान है, कौन कैसे, जो ज्यादा है वो जीत गया, करूंगा नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें, तो है ना। तो ऐसे, और एक और चीज, जो समानुपातिक प्रणाली है, तो आपको पता, जब आप मैप में देखोगे ना कि जहाँ जिन देशों में वो स्वीकार किया गया है, आप सीएल में मैप में देखो तो आपको पता लगेगा वो कितने छोटे देश हैं जहाँ पे वो अपनाया गया है। तो इसीलिए अपनाया गया क्योंकि वो छोटे देश हैं, और भारत तो बहुत बड़ा देश है। प्लस में और क्या है, अलग अलग विविधताएं। ठीक है। हमें बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी अपनानी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसीलिए भी अपनानी पड़ी। छोटा दल, बड़ा दल, अल्पसंख्यक समूह, बहुसंख्यक समूह, मतलब जनजातीय समूह, जातीय समूह, ऐसे अनुसूचित जनजाति। तो इन कारणों से हमें ये सब अपनाना पड़ा। एक चीज नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी। तो क्या है, सेकंड पॉइंट है, बड़ा देश, बड़ा देश है। पहले ठीक है, लोगों को
समझना आसान है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ के लोग एक तो बहुत इतने वो नहीं थे, फास्ट फूड नहीं थे, तो समझना आसान है, ठीक है। लोगों को समझना आसान है। और क्या करता है, ये बैलेंस करती है, ये जो प्रणाली है पार्टी और उम्मीदवारों में बैलेंस करती है। अगर हम जो हमने समानुपातिक प्रणाली पढ़ी थी उसमें क्या था, पार्टी को वोट करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा भी है कि हम अपने उम्मीदवारों को भी वोट करते हैं। अगर मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊँ, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दिल्ली। मुझे बहुत पसंद है ये चीज़ दिल्ली की। यहाँ पे पार्टी विशेष नहीं चलती, यहाँ पे व्यक्ति विशेष चलते है ना। यहाँ पे कभी भी सीएम जब भी कोई रहा है तो वो पार्टी से नहीं देखते उसे कि उसकी कौन सी पार्टी है, चाहे वो कितनी बड़ी पार्टी हो, चाहे उसकी कितनी बड़ी लहर चल रही हो पूरे पूरे देश में, है ना। एक टाइम ऐसा था ना कि भाजपा की लहर चल रही थी, फिर भी अरविंद केजरीवाल जीत गए। हमारे यहाँ पे कैंडिडेट देखते हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी खासियत यही है, यहाँ पे कैंडिडेट देखा जाता है। मतलब गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही, बट मैंने हमेशा यही देखा है। यहाँ पे नीचे लेवल पे, एमसीडी लेवल पे, ये सब चीज़ लेवल पे हाँ पार्टी देखती हैं, बट मैं सीएम चुनाव की बात कर रही हूँ, जब उसमें समीकरण अलग हो जाता है, बिल्कुल उसमें स्ट्रैटेजी अलग हो जाती है चीज़ों की। तो जब हम सीएम के चुनाव को देखते हैं ना, तो यहाँ पे पार्टी विशेष नहीं देखा जाता, यहाँ पे बंदा देखा जाता है, ठीक है। तो हम इसीलिए दीक्षित को देखते थे, जो विकास के लिए बनाई जाती थी, तो ऐसे तो हम उनको देखते हैं, है ना। तो दिल्ली, तो ये वो यहाँ पे पार्टी और उम्मीदवार को बैलेंस रहता है, ठीक है, ये बैलेंस करती है उस चीज़ को। जैसे इसमें आपकी बुक में एक बताया गया है कि कैसे ये बैलेंस करती है। अन्य चुनावी विधियों में विशेष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने की विकल्प दिया जाता है, परंतु उम्मीदवारों का चुनाव पार्टी द्वारा किया जाता है। आप सिर्फ पार्टी को वोट दे सकते हो, वो अपने आप चुनेगी आपके राज्य का सीएम कौन होगा या जो भी आपके लिए, ठीक है। उम्मीदवार को पार्टी करती सूची के अनुसार। इस प्रकार किसी भी विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला उसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता। तो हमें नहीं पता होगा ना हमारा उम्मीदवार कौन है, क्योंकि हमने पार्टी को दिया है समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अकॉर्डिंग। इसके विपरीत जो ये वाली प्रणाली, जब से पहले वोट दे और जीते, उसमें क्या है, सर्वाधिक वोट जीतने वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता जानते हैं कि उसका प्रतिनिधि कौन है और उसे उम्मीदवार ठहराया जा सकता है। तो ये बैलेंस करती है, सिंपल चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे रुझान इस तरह का है, यहाँ पे व्यक्ति विशेष का बहुत रुझान है। साउथ में तो बहुत ज़्यादा है, अगर आप साउथ में देखोगे तो वहाँ पे व्यक्ति के आधार पर ही वहाँ पे पार्टी होती है। वहाँ पे बहुत व्यक्ति को बहुत माना जाता है, जैसे अम्मा हो गई, इसके ऊपर कंगना की मूवी थी, तो वो ऐसे था, ठीक है। वो जो उनके जो लीडर थे वो उनको लेके आए थे, तो उनका विश्वास है, इसलिए उस पर विश्वास बना और उन्होंने ऐसे काम भी करे। तो वहाँ पे व्यक्ति को बहुत अहमियत है, तो ये बैलेंस करती है ये जो प्रणाली है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दलीय व्यवस्था। इससे और क्या हुआ है, द्विदलीय व्यवस्था उभरी है, ठीक है। एक पार्टी का नहीं, बहुत सारी दल व्यवस्था उभरी है इस वजह से। हाँ, बड़े दलों को ये भी है कि हाँ, इससे बड़े दलों को थोड़ा फायदा हुआ है, ठीक है। बड़े दलों को फायदा हुआ है, डेफिनेटली फायदा हुआ है, ठीक है। तो मगर इसके लिए भी हमारे पास चीज़ें हैं जो हमने शुरुआत करी है इस चीज़ों के लिए, तो वो भी है। ये हो गया। मैं एक बार बस देख रही हूँ कि जो मेरे पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए नहीं हो गए, वो हो गए हैं, ठीक है। तो ये है, ये फायदा करती है बड़े दलों को। आगे देखेंगे कि हमने और क्या करा है कम, की थोड़ा सा जो कुछ क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है कुछ समूह के लिए, है ना। तो ये है, एक लास्ट लाइन इसकी पढ़ लेती हूँ मैं, तो इसमें एंड, इस टॉपिक के एंड में है, नहीं इस टॉपिक के एंड में नहीं, इस पेज के एंड में। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी एक राष्ट्र व पार्टी बनाने को प्रेरित करेगी, ठीक है। तो इसीलिए शायद सर्वाधिक वोट जीतने वाली प्रणाली स्वीकार करने में यह बात हमारे संविधान जो बना रहे थे उनको पता थी, ठीक है। बांटेगी नहीं, ये एक करेगी, तो इसीलिए भी अपनाएगी। और सिंपल है, जटिल है, हमारे देशवासियों को इसमें आसानी होगी समझने में, समझाने में, और
उन्हें लगेगा कि जिसका रुझान है उसी को आया है। नहीं तो कभी भी ऐसा होता है ना कि उसमें समझ नहीं आएगा कि रुझान इसका था, जीत हो गया, ये क्या हो रहा है, अविश्वास पैदा होगा इससे। तो सिंपल सी चीज़ थी, सिंपल सी लोगों को समझ में वही आती है, ठीक है। तो ये है। और क्या दिया गया है इसमें, नेक्स्ट है दलीय व्यवस्था उभरती है, ये मैंने बता दिया वाला पॉइंट आपको। लास्ट इसमें पैराग्राफ है, स्वतंत्रता के बाद से स्टार्ट होता है। स्वतंत्रता के बाद यदि हमारे देश में सर्वाधिक मत की जीत वाली प्रणाली अपनाई गई, फिर भी सत्ता प्राप्त करने में एक दल का वर्चस्व उभर कर सामने आया, कांग्रेस की बात हो रही है। इसके साथ साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में आ रहे थे, जैसे केरल में, ठीक है, अलग पार्टी बनी, बताएंगे कौन सी आगे जाके, तो इतना ही बहुत है। 1989 के पश्चात भारत में बहुदलीय गठबंधन, गठबंधन मतलब सारी पार्टियों ने एक गठबंधन बना लिया, है ना। बीच में बना था सबका, बहुत सारे लोगों का, जब पीएम के चुनाव आए थे तब बहुत सारी पार्टियों ने इकट्ठा होकर अपना गठबंधन बना लिया, महागठबंधन ऐसे कुछ करके नाम था उसका। तो गठबंधन की प्रणाली शुरू हुई, सरकारों को देखा जा सकता है। इसके साथ ये एक नेगेटिव पॉइंट में जा रहा है एक्चुअली में। इसके साथ अनेक राज्यों में धीरे धीरे द्विदलीय व्यवस्था भी उभर रही है, परंतु भारत में दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि ये सर्वाधिक मत से ही जीत वाली प्रणाली के बावजूद गठबंधन सरकारों के आने से नए और छोटे दलों को चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश का अवसर भी मिला है। इससे ही हो सकता था कि अवसर मिला है, ये भी ये नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब गठबंधन वाली सरकार बनती है तो उसमें क्या होता है कि किसी का कुछ मत है, किसी का कुछ है, कोई दृढ़ निश्चय नहीं ले पाते, दृढ़ फैसले नहीं कर पाते, कठोर फैसले नहीं कर पाते, क्योंकि आधे लोग इस तरफ जा रहे होते हैं, आधे लोग इस तरफ जा रहे होते हैं, तो कुछ बैठ नहीं पाता, ठीक है। तो इसलिए भी दिक्कत होती है। बट क्या होता है इस प्रणाली में कभी जो बड़ी पार्टी को फायदा होता है, क्योंकि इसमें बड़े लोगों को ज़्यादा वोट मिलते हैं, ऑफकोर्स ऐसा होता ही है, छोटे लोग हम रह जाते हैं। बट गठबंधन से क्या हुआ है, छोटी पार्टियां को भी वोट मिला है, तो सारे जब प्लस में हो गए तो सब अपनी पार्टी मिलकर बना लेते है ना, तो उनको भी आने का मौका मिला है हमारे चुनाव प्रणाली में, संसदीय प्रणाली में, तो इसमें आने का मौका मिला है छोटी पार्टियों को भी। तो हाँ, ये अच्छी चीज़ भी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र जो मैंने बताया था 543 आपके देश को इस तरह से बांटा गया है, तो वो निर्वाचन क्षेत्र तय कौन करता है कि जनसंख्या इतने इसमें होने चाहिए, तो वो निर्वाचन क्षेत्र किसने तय किया वो हम पढ़ेंगे इसमें अभी। निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, क्या है वो, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो आप देख लीजिए, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र क्या है, निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण, जो निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन नहीं, एक मिनट बचा, गंदा हो रहा है, मैं कर देती हूँ। आरक्षण किसे कहते हैं पता है आपको, है ना, मैंने बताया था आरक्षण किसे कहते हैं, तो निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण, ये एक बहुत बड़ी चीज थी। अंग्रेजों ने क्या किया हमारे साथ, पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की थी, पृथक निर्वाचन आयोग बनाया था उसने, ठीक है, अंग्रेजों ने, यूपी लिख रही हूँ मैं, ठीक है। क्या करा उन्होंने, पृथक निर्वाचन व्यवस्था करी थी उन्होंने, एक आयोग बनाया था। इससे क्या हुआ था, उस क्षेत्र में अगर मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा है, हिंदुओं की, तो वो ही उठेंगे और वो ही वोट करेंगे और वो ही जीतेंगे ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये कितनी गलत चीज़ है, दिख रहा है आपको, है ना, कि क्या मतलब ये क्या है भाई, वो ही वोट करेंगे तो इसका मतलब तो कभी हमारे लोग जीत ही नहीं पाएंगे, तो हम हमारे लिए ना वो फैसला करेंगे, क्योंकि जब वोट उनसे पड़ रहा है तो वो नहीं को खुश करेंगे, है ना। तो
ये चीज करी थी, ये चीज तोड़ने के लिए करी थी हमें, तो हमें इस चीज का बहुत अच्छा से पता था कि ऐसे ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे हम। तो ये हमने नहीं करी। पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ बता रही हूँ, इसकी परिभाषा एक तरह से आ जाता है कि पृथक निर्वाचन, तो इसको आपकी बुक में ही इसका आंसर दिया गया है। किसी समुदाय के प्रतिनिधि, कोई भी समुदाय मान लो, हिंदू के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय को लोग वोट डाल सकते हैं। वहां से वो बंदा उठा और उसी को वोट डालेंगे, ठीक है। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस व्यवस्था पर संदेह था। उनका विचार था कि इस व्यवस्था से हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इसीलिए उन्होंने क्या करा, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया। आरक्षित कौन सी व्यवस्था अपनाया? आरक्षित निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, इसको भी समझ लेते हैं ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी भी परिभाषा दी गई है। इसको किसी निर्वाचन क्षेत्र में, कोई भी निर्वाचन क्षेत्र है जो 543 है ना, तो उसमें से कोई निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, सब निर्वाचन वोट डालेंगे, जो भी वोटर्स हैं सब वोट डालेंगे, लेकिन उम्मीदवार केवल उसी समुदाय या उसी सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है ना। आपको शायद पता हो, नहीं पता हो, कभी कभी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे उस क्षेत्र में किसकी समझ लो, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 543 में से एक क्षेत्र, निर्वाचित क्षेत्र की बात हो रही है, एक क्षेत्र ऐसा, इनमें से एक क्षेत्र ऐसा जहाँ पे किसकी संख्या ज्यादा है, मुस्लिम की, ठीक है। तो वहां पे एक आरक्षित कर दी एक सीट को, यहाँ पे ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है तो एक ओबीसी की सीट आरक्षित कर दी, ठीक है। कैंडिडेट था यहाँ पे जो भी, मैंने दोनों एग्जांपल ले लिए, आपको जो अच्छा लग रहा है वो समझ लेना, ठीक है। तो वहां पे वो ओबीसी की सीट है, एक बंदा उसका उठा और सब लोगों ने वोट किया, वो जीता, है ना, क्योंकि वो आरक्षित सीट थी, तो इसीलिए वो जीत गए यहाँ पे, ठीक है। तो आरक्षित सीटें होती हैं ताकि जो देश की जनसंख्या में जिनका अनुपात कम है वो प्रतिनिधि कभी बनेंगे ही नहीं, वो हमारे लिए कभी उठेंगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, इसीलिए आरक्षित करी गई है उनकी सीटें, ठीक है। तो इसीलिए, और ये बहुत अच्छी चीज है। अगर ये आरक्षित कर दिया जाए और यही लोग वोट करेंगे तो ये किनके लिए काम करेंगे? जो लोग उनको वोट कर रहे हैं उन्हीं को तो खुश करेंगे ना, औरों को तो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सभी वोट कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए काम करेंगे, वोट सब करेंगे, बट आरक्षित कर दी कुछ सीटें उनके लिए, है ना। तो ये है निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था इसे कहते हैं। किसी क्षेत्र में एक विशेष दल के लिए वो चीज आरक्षित कर दी, वो सीट आरक्षित कर दी, उस सीट से वही कैंडिडेट उठेंगे, उसी धर्म जाति जो उसी कैंडिडेट उठेंगे, और फिर जीत और हार तो जनता तय करती ही है ना। तो ये है, सिंपल सी लाइन है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा राज्यसभा में आरक्षित व्यवस्था करती है, ठीक है, करा गया है। शुरुआत में ये 10 वर्ष के लिए था, ठीक है, शुरुआत में ये जो चीज है वो 10 वर्ष के लिए था, फिर 2010 में इसे और बढ़ा दिया गया, और अब तक हम बढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, और हर बार बढ़ेगा भी ये, क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है अदर मतलब से कंपेयर करें और लोगों से, इसीलिए उनको आरक्षित सीटें मिल देंगी, ठीक है। अब बात होती है कि भारत में जो 543 सीटें हैं, है ना, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उसमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी क्या की गई है, कितनी सीटें हैं, ये आपकी बुक में दिया गया है। 543 में से अनुसूचित जनजातियों के लिए
इसके लिए है 79 और इनके लिए है 41, है ना, 41। इनको ऐसे सीटें अलॉट करी गई हैं इतने में से, इनको इतनी मिली है, इनको इतनी मिली है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा लगता है कि भाई हम किसी को एकदम से साइड नहीं करते, हम उनको अपने साथ चलाने की कोशिश करते हैं और कर ही रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो ये है आपकी बात, ये समझ में आ गया कि क्या हमारा पृथक निर्वाचन है और क्या हमने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करी है। अब बात आती है कि जो ये 543 वो है कि निर्वाचन क्षेत्र को कौन बनाता है, कौन करता है, कैसे सीमाएं तय होती है, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र कैसे कैसे तय होता है उस बारे में वो कौन काम करता है। तो निर्वाचन क्षेत्र काम करता है आपका परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग, है ना। हाँ, परिसीमन आयोग, आज हम बस यहीं तक करेंगे। परिसीमन आयोग क्या करता है, ये एक तरह से क्या करता है, आरक्षण भी देता है और कि आरक्षण कैसे तय किया जाएगा इस चीज को, और सीमाएं तय करता है, ठीक है। सीमा से पता लग रहा होगा, सीमा से, ठीक है। तो जयपाल सिंह के बाद जो उन्होंने अपनी बात बताई है, जो विवाद खंड है, ठीक है, उसके बाद ये है परिसीमन आयोग क्या करता है। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, गठन राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। यह आयोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है, चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है, चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करते हैं। परिसीमन आयोग पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। मैंने बताया पूरी सीमा तय करता है वो कि कैसे। सभी राज्यों में आरक्षण के लिए निर्वाचित क्षेत्रों का कोटा तय करता है। इसका निर्धारण उस राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात पे होता है। जो उस जितने भी टोटल कर लिए जाते हैं कि कितने अनुसूचित जाति है, कितनी जनजाति है, उनको टोटल करके जो उनका अनुपात होता है उसी अनुपात में उन्हें सीटें अलॉट कर दी जाती हैं, ठीक है, आरक्षित कर दी जाती है उनकी सीटें। ये है परिसीमन आयोग के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना को देखता है। जब ये सब काम हो जाते हैं, ये काम कंटिन्यू थोड़ी चलते हैं, तो वो क्या करता है, जनसंख्या की संरचना को देखता रहता है कि कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रही है, उनको देखता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक होती है उस क्षेत्र को उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है, ठीक है। अनुसूचित जाति के संबंध में परिसीमन आयोग दो बातों का ध्यान रखता है। पहली बात है, निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव करता है, ठीक है, निर्वाचन जो क्षेत्र है उनका चुनाव करता है। सेकंड, अनुसूचित जाति का अनुपात अधिक होता है, जिसमें अनुसूचित जाति का अनुपात अधिक होता है उनका चुनाव करता है जिसमें उन जातियों का अनुपात अधिक हो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्या काम करता है, राज्यों के विभिन्न भागों में फैला भी है, जैसे नहीं सॉरी हाँ से सेकंड क्या करता है वो, अनुसूचित जातियों का बिखराव पूरे देश में समरूप है। जब भी कभी परिसीमन आयोग कार्य होता है, इन्हीं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। अगर हमें लग रहा है कि कुछ परिवर्तन करता है कि कुछ परिवर्तन की जरूरत है तो वो परिवर्तन कर देता है, सीटों को बढ़ा देता है, अगर संख्या ज्यादा है, कम हो रही है तो कम कर देता है, इस तरह से, ठीक है। मगर अगर ये चीज है तो ये संविधान में नहीं है, आपकी बुक में लिखा है कि ये व्यवस्था संविधान में नहीं है, ठीक है। जो कमजोर वर्गों के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है संविधान में, परंतु स्थानीय लोकसभा, ये एक नेगेटिव पॉइंट बताया गया है कि जैसे लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं को आरक्षण की बात हो रही है, बट इतने बिल आए वो अब तक पास नहीं हुए हैं, ठीक है। तो
अभी तक पास नहीं हुए, 23 सीटों की बात कर रहे हैं ना अभी, वो पास नहीं हुए हैं। और स्थानीय सरकारों में तो ऐसा हो गया है कि स्थानीय सरकार में क्या कर दिया गया है, वहाँ पे पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिल गया है, बट संसद में नहीं मिला है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये परिसीमन आयोग एक बार दोबारा देख लेते। परिसीमन आयोग इसके साथ मिलकर काम करता है, सीमाएं तय करता है, अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण की क्षेत्र तय करता है, और इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इतना सिंपल सा है। और ठीक है, और जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद क्या करता है, जनसंख्या की संरचनाओं को देखता रहता है, उसकी देखरेख करता है। ओके, एक और चीज बताई गई है कि ये ऐसी नॉलेज के लिए है, भारत की जनसंख्या में 13.5% मुसलमान है। ठीक है, लेकिन लोकसभा में मुसलमान सांसदों की संख्या सामान्य 6% से भी कम रही है, जो जनसंख्या में उनके अनुपात के आधे से भी कम है। तो ये एक व्यंग है कि मतलब गलत चीज़ है ये, कि उनकी जनसंख्या अनुपात से उन्हें कम चीज़ मिली है, तो हाँ ये बिल्कुल गलत है। और अगर कोई पार्टी है तो उसे ऐसा करना चाहिए, उसे इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए, है ना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये सिंपल है कि कोई भी देश के लिए निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, तभी वो देश लोकतंत्र कहलाएगा, तभी वहाँ पे जनता का शासन कहलाएगा, अगर निष्पक्ष होंगे चुनाव। और ऐसा भी है कि बहुत सारे देशों में स्वतंत्र निकाय नहीं है, ऐसी चुनाव आयोग नहीं है स्वतंत्र कि वो चुनाव करवाएं स्वतंत्र होके, ऐसी कोई निकाय ही नहीं है। हमारे देश में ऐसी निकाय है, चुनाव आयोग ऐसी निकाय है जो स्वतंत्र रूप से क्या करती है, हमारे चुनाव करवाती है, और इस तरह से वो संदेह भी नहीं है। ठीक है, तो ये है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, इसको हम करेंगे। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लोकतंत्र देश के लिए, जहाँ पे लोगों का तंत्र है वहाँ के लिए, जहाँ पे संविधान है वहाँ के लिए। तो हम अगली बार 3 टॉपिक हमारे इस चैप्टर के हैं, वो हम अच्छे से करेंगे। बस यही चीज़ थोड़ी टफ थी आपकी। एक जो सबसे पहले जीते उसकी वो चुनाव प्रणाली और समानुपातिक चुनाव प्रणाली, बस इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बस यही 2 टॉपिक सबसे टफ थे, बाकी सब इजी है। परिसीमन आयोग, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, सार्वभौमिक वसमतिका क्या है, और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग क्या है, ये चीज़ बहुत सिंपल है। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर।